हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हमारे पास एक चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका एक टॉपिक है जी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इधर लिखते हैं जी नाम एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये छोटे छोटे हमारे पास टॉपिक्स हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेक्टर क्या था। वेक्टर कोई खास बला नहीं है। वेक्टर हमारे पास क्या था कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, अब ये कोई भी हो सकती है ना, फिजिकल क्वांटिटी दैट नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कब? फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। यही था। अब ये तो हमें पता है, तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। देखो ना, इसमें हाईलाइट वाली चीज है ये। तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी तो ऐड भी हो सकती है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकती हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं, डिवाइड भी हो सकती हैं। यानी कि ये एडिशन भी दे सकती हैं, सब्सट्रैक्शन भी दे सकती हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी दे सकती हैं, और लास्ट में डिवीजन भी दे सकती हैं। लेकिन चूंकि अब हमें तो ये पता ही नहीं है कि भाई जो एडिशन है वो इनका कैसे करना है, भाई वो क्यों नहीं पता। उसने कहा सर हमें ये तो पता है कि हम मैग्नीट्यूड की सेंस में ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। मैंने कहा वो क्या? उसने कहा सर हमारे पास जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी कोई भी लिख लेते हैं, जैसे कि मैथ्स। एक बंदे के पास है लेट्स सपोज 25 किलो मैथ्स, उसने उसके अंदर 10 किलो मैथ्स और ऐड कर दिया तो आंसर बना 35 kg। ठीक है, ये सिंपली ऐड हो गया। मैंने कहा भाई ये सिंपली कैसे? उसने कहा सर इसमें ये है स्केलर, स्केलर के अंदर होता है मैग्नीट्यूड, जस्ट आपने ऐड अप कर दिया। और ये जो मैंने ये सिंपल ये प्रोसीजर किया है या जो प्रोसेस यूज किया है, हम इसे कहते हैं भी सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन से हम स्केलर्स को डील कर सकते हैं। भाई उसने पूछा सर वेक्टर्स को नहीं कर सकते? यानी कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक 25 न्यूटन फोर्स है, आपने उसमें 10 न्यूटन फोर्स ऐड कर दे तो आंसर विल बी 35 न्यूटन। मैंने कहा ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म है कि ये 35 kg ही बनेगा। अब उसने कहा सर ये क्यों नहीं कंफर्म? मैंने कहा इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, इसके दरमियान में कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा सर जब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें ये ग्रीन डब्बे के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, इस डब्बे को भी अपने सामने रखना पड़ेगा। यानी कि इन दो डब्बों की वजह से जो आंसर बनना है ना, वो हमारा वेक्टर का आंसर होगा। इसका मतलब है कि हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके वेक्टर्स को हर बार ऐड नहीं कर सकते। कभी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन हर बार अरिथमेटिक ऑपरेशन से वेक्टर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। फिर इसके लिए हमारी बुक ने एक सिंपल सा हमें एक रूल बताया। वो सिंपल सा रूल हमारे पास है हेड टू टेल रूल। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को इस रूल के बारे में पता हो, लेकिन हम इसे अब दोबारा डिटेल में देखते हैं। तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स आर एडिड, वेक्टर्स आर एडिड बाय किससे? हेड टू टेल रूल। हम इन्हें हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन से हर बार ऐड नहीं किया जा सकता। अब किसी ने पूछा हेड टू टेल रूल, उसने कहा सर नाम से पता लग रहा है हेड और टेल। क्या कि जब आपने वेक्टर्स को ऐड करना हो, चाहे वो जाहिर सी बात है ऐड करने के लिए कम से कम 2 क्वांटिटीज चाहिए, यानी कि 2 वेक्टर्स चाहिए, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। किसी ने पूछा सर फिजिकल क्वांटिटी की नेचर डिफरेंट हो सकती है? मैंने कहा नहीं, वो एडिशन का रूल है, यानी कि ओनली same type of quantities
कैन बी एडिड। हमने कहा सिंपल सेम टाइप की क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, और ये रूल किसके लिए है? ये दोनों के लिए है, ये स्केलर्स के लिए भी है और ये वेक्टर्स के लिए भी है। मैंने कहा भी स्केलर में कैसे? उसने कहा सर स्केलर में ये है कि अगर आप 25 किलो मैस में 10 मीटर लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, तो मैंने कहा फिर उसने कहा सर सेम यहाँ पर है कि अगर आपके पास एक 10 न्यूटन फोर्स है और उसमें आप 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऐड करें, तो ये भी इधर नहीं हो सकता। यानी कि एडिशन का जो ये रूल है सेम क्वांटिटी वाला, सेम नेचर वाला, ये दोनों में लगना है। लेकिन सेम नेचर क्यों? तो फिर उन्हें वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाएगा? हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या है? हेड टू टेल रूल एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर वेक्टर की दोनों कंडीशंस को पूरा कर दिया जाता है। यानी कि क्या कंडीशन है? हेड टू टेल रूल allow you to use both magnitude as well as direction to satisfy vector। ठीक है कि हेड टू टेल रूल आपको अलाउ करेगा कि आप मैग्नीट्यूड भी वेक्टर का यूज कर लो, डायरेक्शन भी यूज कर लो, देन उन्हें ऐड करो, तो वेक्टर कहेगा मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के मुताबिक हर बार ऐड करने के लिए कोशिश करोगे तो हर बार आप मैग्नीट्यूड के साथ तो छेड़खानी करोगे, शायद डायरेक्शन के साथ आप ना करो तो वेक्टर नाराज हो जाए और आंसर क्या दे दे? गलत दे दे। इसलिए वेक्टर के लिए एक रूल निकाला गया, वो था हेड टू टेल रूल। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक के मुताबिक हमारे पास लेट सपोज कोई से दो वेक्टर है, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, गौर से देखो क्या मिस्टेक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब वेक्टर को जब भी जाहिर करना है तो यहाँ तो बोल्ड कर दो या उसके ऊपर एरो लगाओ। लो भाई अब ये ठीक है, ठीक है, बुक ने बोल्ड किया हुआ है अभी। तो दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। अभी इनकी जाहिर सी बात है वेक्टर है तो इनकी डायरेक्शन भी होगी, बुक ने आगे बताई है। उसने कहा कि ये एक वेक्टर आपका ऐसे है, लेट सपोज आप इसे ए कह लो, और एक वेक्टर आपका यूं है, आप इसे कह लो बी। तो ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन्हें ऐड कैसे करना है? आपने क्या करना है कि जिस मर्जी वेक्टर की, कोई भी वेक्टर चाहे ए है या बी है, उसके हेड पे दूसरे की टेल को एडजस्ट करना है। मैंने कहा जी ये आपके पास आ गया ए, इसके हेड पे दूसरे की रख दी टेल। कैसे रखनी है? आपने हेड और टेल ऐसे ही रखनी है कि जैसे उनकी हकीकत वैसे है। जैसे कि अगर आप इसमें से ए को, आप इस डायग्राम में से ए को समझ लो नहीं है, तो क्या बी और इस बी में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, यानी कि डायरेक्शन भी वही है, लेंथ भी वही है। इसी तरह अगर आप बी को सपोज कर लो नहीं है, ए को देखो, क्या ए की लेंथ और ए की डायरेक्शन सेम है? हमने कहा भी सेम है। अगर ये ऐसी कंडीशन के मुताबिक आप चलोगे तो आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करोगे, यानी कि आपने डायरेक्शन भी उसकी वही रखनी है और मैग्नीट्यूड आपको पता है इस एरो की लेंथ होती है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो लेंथ और मैग्नीट्यूड वो आ गया सेम और डायरेक्शन भी उसके मुताबिक। फिर अब आपने इन्हें कर दिया ऐड। मैंने कहा भी जवाब क्या होता है? जैसे वहां पर तो हमारे पास जवाब था कि 25 जमा 10, आंसर था 35, तो इधर जवाब क्या होगा? इधर के रूल के मुताबिक आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है जो कि पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को, आखिरी कौन है यहाँ पर, चूंकि दो वेक्टर्स हैं तो आखिरी वेक्टर भी है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। मैं इधर ये रेड से ड्रा करता हूँ, सॉरी, आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है बिल्कुल ऐसे सीधी, तो बोर्ड पे ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, ठीक है। तो लगा दी। उसके बाद जहां पर टेल हो वहां पर टेल बना देनी, और जहां पर हेड हो वहां पर हेड बना देना है। तो ये जो रेड कलर का वेक्टर है, दिस वेक्टर इज नाउन एज रिजल्टेंट। इस वेक्टर का नाम क्या होगा? रिजल्टेंट। ये वैसे ही है जो कि यहां तक आपका आंसर ये बन रहा है। क्या चीज बन रही है? रिजल्ट। तो उधर हमारे पास 25 जमा 10 का आंसर कितना बन रहा था? 35 kg। तो ये रिजल्ट था। इधर हमारे पास ए और बी को ऐड करने से जो जवाब आ रहा है उसका नाम क्या है? इधर 35 है, इधर उसको नाम क्या देंगे? रिजल्टेंट। और ये किसके बराबर है? आपको क्या सर रिजल्टेंट, इधर रिजल्टेंट को मार्क्स से जाहिर कर रहे हैं, वो बराबर किसके है? ए प्लस बी के। इसका मतलब है कि जब ए और बी को ऐड किया जाएगा तो इसका आंसर शायद 35 ना बने। कैसे बन सकता है? ऐसे, यानी कि इसका आंसर इस डायरेक्शन में बना और इतनी इसकी क्या होनी है? लेंथ होनी है। ना ये होनी है ना ये होनी है, ना इन दोनों को जोड़कर होनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनकी डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस का मतलब हमारे पीछे क्या था?
एंगल्स पर भी डिपेंड करता है कौन, रिजल्टेंट। अगर मैं इस एंगल को चेंज करूं तो आप देखोगे रिजल्टेंट भी क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज। अभी करके देखते हैं। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ठीक है। इधर आपने लिखा था ना R इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। अब मैं इसकी एंगल को चेंज करता हूँ, यानी कि वेक्टर B की डायरेक्शन को सपोज चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि ये वेक्टर A बना दिया मैंने, थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ इधर, और वेक्टर B को मैं ऐसे बना देता हूँ, लेट्स सपोज अब ऐसे। तो अब रिजल्टेंट क्या, आपने कहा सर वही रूल है, पहले की टेल आखिरी का हेड, इन दोनों को जोड़ दो, ये लो जी, ये बनेगा। अब आप देखो कि रिजल्टेंट का साइज भी कम हो गया, प्लस डायरेक्शन भी क्या हो गया, थोड़ी सी चेंज हो गया। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है वो जस्ट किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड पर। शायद मेरे मैग्नीट्यूड सेम है, शायद मैग्नीट्यूड सेम है, बस मैंने डायरेक्शन, इसका मतलब है रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बदल गई। इसका मतलब है कि ये रूल आपको सही बता रहा है कि आपके मुताबिक जब आपने वेक्टर्स को ऐड किया तो आप डायरेक्शन बदलने से वेक्टर रिजल्ट की भी डायरेक्शन बदल रही है। इसका मतलब है हेड टू टेल रूल मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को इंक्लूड अपने अंदर कर रहा है, इसलिए ये वैलिड रूल है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये है ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है कि हमारे पास कम्यूटेटिव होता है कि 2 जमा 3 इज इक्वल टू 3 जमा 2, यानी कि ऑर्डर डज नॉट ऑर्डर डज नॉट इफेक्ट्स द रिजल्ट। ऑर्डर जो है यानी कि जो आपकी चीज़ें हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो उससे ऑर्डर पे कोई फ़र्क और रिजल्ट पे कोई फ़र्क बने। 3 जमा 2 5, 3 जमा 2 5, 2 जमा 3 5, ठीक है। सेम इधर है। इसका मतलब है कि अगर आप में से कोई बच्चा ये कहे कि सर पहले बी को रखें फिर ए को रखें, तो सपोज ये नहीं है, ये ग्रीन लाइन नहीं है, अब मैं इसकी जगह क्या रखता हूँ, ब्लू लाइन। तो ये बी था आपका, ये बी वैसे बना दिया मैंने, ए कुछ यूँ था, ये तो अब सपोज करो कि रेड लाइन नहीं थी, तो अब मैं क्या रूल अप्लाई करूंगा पहले की टेल, इधर पहला कौन है भाई, इधर पहला बी है और इधर दूसरा कौन है, दूसरा ए है। पहले की टेल और आखिरी का हेड जोड़ने से रिजल्टेंट क्या आ रहा है, अभी भी वही आ रहा है। इसका मतलब है कि ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा ए, दोनों तरफ आंसर क्या है, सेम। इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। तो इधर हम एक पॉइंट बना देते हैं, addition of vector is ये मैथ होती है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया वेक्टर्स का एडिशन, और ये कैसा होता है, कम्यूटेटिव। अच्छा, अब इसके अंदर एक लाइन कहता है, वो कहता है कि इस रूल से आप बेशबहा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, यानी कि यू कैन ऐड n वेक्टर्स बाय दिस मेथड। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने इन्हें ऐड करना है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने किस डायरेक्शन में और किसके मुताबिक ऐड करना है। मैं इन्हें रैंडमली ऐड करूँगा, फिर एक बार रैंडमली ऐड करूँगा और देखूँगा क्या रिजल्टेंट मेरा सेम बनता है। तो सबसे पहले मैं इनके नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वेक्टर्स हैं, ABCD, और इनके ऊपर बार था, लेकिन हम जस्ट इसके डायरेक्शंस के मुताबिक इसे देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ पहले को, ठीक है, उसके बाद मैं बनाता हूँ दूसरे को, उसके बाद मैं बनाता हूँ जी चौथे को, उसके बाद बनाता हूँ जी तीसरे को, उसके बाद बनाता हूँ जी पांचवें को। ये बन गया। इनका रिजल्टेंट कैसा बनेगा सर? उसने कहा सर ये रिजल्टेंट तो समझ ही नहीं आ रहा कैसा बनेगा। मैंने कहा समझने की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करके पहले की टेल और आखिरी के हेड को मिला दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। लो जी, ये बना दिया, इनका रिजल्टेंट आ गया ये। तो उसने कहा इसका मतलब है सर ये रिजल्टेंट है रेड लाइन इनका। मैं कहा हाँ, इसका मतलब है इन सब का जो इफेक्ट है वो इस रेड लाइन में है। चाहे आप इन सबको ले आओ लड़ने के लिए या इस रेड को अकेले को ले जाओ लड़ने के लिए, इन सब का आंसर क्या बनेगा, सेम। अच्छा, एक बंदे का सर अब आप ना किसी और उसके मुताबिक करें, ऑर्डर को चेंज करके करें। लेट्स सपोज मैं पहले कर लेता हूँ जी 3, ठीक है, उसके बाद मैं लगा लेता हूँ जी 2, ठीक है, उसके बाद लगा लेता हूँ जी 1,
3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद मैं लगा लेता हूँ जी 4, ठीक है, और उसके बाद लगा लेता हूँ जी 5, 5, ठीक है। अब मैं इनका रिजल्टेंट ड्रा करूँ, उसने कहा सर जी करो। मैंने जब अब रिजल्टेंट ड्रा करना है तो देखो क्या अब वाला रिजल्टेंट और पहले वाला रिजल्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड पे मैंने बनाया, जब आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ को यानी इनकी लेंथ को रखकर सेम डायरेक्शन में सेम एंगल्स पर, तो आप देखोगे ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट अभी भी तकरीबन हमारा सेम ही बन रहा है, थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ वो लेंथ कम ज़्यादा हुई है। तो अभी भी रिजल्टेंट और डायरेक्शन तकरीबन क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, और इस मेथड के मुताबिक आप जैसे मर्जी जिस मर्जी ऑर्डर में जितने मर्जी वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, ऐड, आंसर हर बार आपका वही आएगा जो आंसर पहले आया था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने स्टार्ट में एक चीज़ कही थी कि वेक्टर्स को हम हर बार ऐड नहीं कर सकते अरिथमेटिक ऑपरेशन से, कभी कभी ऐड किया जा सकता है, जैसे कि वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो कि ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये मेरे पास एक वेक्टर बी है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये वेक्टर ए और ये बी, इधर भी वेक्टर्स है ना, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो लेट्स सपोज ये 10 न्यूटन का वेक्टर है और ये 5 न्यूटन का वेक्टर है, इनको आप ऐड कर देते हो, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करता हूं इधर, तो ये और उसके बाद ये, तो 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आप देखोगे ये 5 है, ये 10 है, जब आप इनको ऐड करोगे तो शायद आंसर आपका 15 ना आए। लेकिन अगर पहले वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर भी, यानी कि जो ग्रीन लाइन वाला वेक्टर सेकंड है, ये भी ऐसे है 5 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, तो अब आप इन्हें ऐड करके देखो। तो जब आप अब इन्हें ऐड करोगे, ये आपका आ गया वेक्टर ए, ये आ गया आपका वेक्टर बी, 5, 10, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अब इनका जो रिजल्टेंट बनना है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके बनना है, जो कि एग्जैक्टली इसके ऊपर बन रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो अब आंसर इसका क्या आएगा, 15। आपने कहा सर पहले हम अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक देखें तो जब a जमा b किया जाएगा 10 + 5, तो आंसर क्या बनता है, 15। तो 15 तो बनता है, लेकिन हर बार 15 नहीं बनता। इसका मतलब है कि वेक्टर्स को अरिथमेटिक ऑपरेशन के मुताबिक किया जा सकता है, हर बार नहीं कि आंसर कंफर्म यही होगा। जब इनका डायरेक्शन का एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल जो होगा वो आपस में इनका कितना होगा, 0 डिग्री। और एंगल को कैसे चेक किया जाता है, दोनों वेक्टर्स की टेल को जब आप जोड़ दोगे तो उनके दरमियान में एंगल होगा, वो बताएगा कि ये कितना एंगल है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक बताता है कि वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे इनकी डायरेक्शन का जो आंसर आता है वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ आता है। अब वो कैसे आता है, वो इधर ही डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। लो ये है, अब वेक्टर इसमें ही ड्रा थे, आपका वेक्टर ए इधर था, वेक्टर बी इधर था, इनका रिजल्टेंट कुछ यूं बना था, यूं करके, तो ये एक नया वेक्टर बन गया। तो जाहिर सी बात है इसका भी एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल होगा, और लेंथ इसकी क्या दे रही होगी, मैग्नीट्यूड। तो r = a + b, तो इसका मतलब है कि r का इस वक्त मैग्नीट्यूड भी और प्लस उसकी क्या मिल रही है आपको, डायरेक्शन भी। तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों चीज़ें रख रहा है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर क्लैरिफाई दे रहा है कि मैं मैग्नीट्यूड भी दूंगा सर एडिशन के बाद, प्लस डायरेक्शन भी दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अलग से कैलकुलेशन के लिए। चूंकि ये ग्राफिक्स के मुताबिक हम कर रहे हैं, लाइंस वगैरह ड्रा कर, तो इस मेथड का नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। इसके अलावा भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम उसे नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक छोटी सी नीचे इन्होंने डेफिनेशन इधर लिखी हुई है रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, ये R है, और ये वो ऐसा वेक्टर है जिसके पास वो सारे काम हैं, वो सारी चीजें हैं जो इन दोनों की आपस में मिलाकर है। जिसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर विच हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइन इफेक्ट, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल दी वेक्टर्स, सब वेक्टर। अब यहाँ पर 2 हैं तो 2, अगर 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, ऑफ ऑल दी वेक्टर्स टू बी एडेड, उन सब वेक्टर्स जिनको अब ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया, उस रिजल्टेंट के पास उन सब का, जैसे कि मैंने इन सबको ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला बनाया था। तो इसका मतलब था कि ये जो R रिजल्टेंट है, इसके पास वो सारा इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें हैं जो इन सब को सम करने के बाद हमें मिल सकती हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, द वेक्टर
which has same effect of all the vectors to be added। ठीक है, the vector which has the same effect as the सॉरी यहाँ पर एक वर्ड मिस हो गया, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दी वेक्टर्स टू बी एडेड। तो जितने वेक्टर्स को ऐड किया उन सबके कंबाइंड इफेक्ट के मुताबिक जो उन सब ने मिलकर जोर लगाना है, या जैसे मैं कहूँ कि यार इस टेबल को खाने के लिए 10 बच्चे चाहिए और एक और बड़ा आदमी चाहिए, तो जो बड़े आदमी के पास सारी ताकत है वो उन सब के सम के बराबर जो ताकत होगी उस वेक्टर का नाम क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये था आपका आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो फटाफट कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए हैं तो ज़रा सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी को भी लाजमी दबाएं। ठीक है जी, थैंक यू।